रात रानी, सिर्फ नाम सुनते ही एक अलग सी फीलिंग आती है ना? वो नशीली सी खुशबू जो एकदम रात के सन्नाटे को चीर कर फैल जाती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसकी ये मीठी सी महक अपने अंदर सदियों पुराना कोई भयानक राज छुपाए बैठी हो? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। एक तरफ तो हम सब यही मानते हैं कि भाई रात रानी का पौधा घर में लगाओ तो अमन आता है, सुकून मिलता है, इसकी खुशबू से दिल दिमाग सब शांत हो जाता है। पर कहानियों का एक दूसरा पहलू भी है, एक बहुत ही स्याह पहलू। और वो पहलू कहता है कि ये कोई मामूली फूल नहीं है, नहीं, ये एक जिंदा श्राप है। सोचिए, एक ऐसा श्राप जो पुरानी परछाइयों से, उन अनसुनी चीखों से अपनी ताकत खींचता हो। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सच है क्या? क्या ये वाकई बस एक खूबसूरत सा खुशबूदार फूल है, या फिर इसकी एक एक पंखुड़ी के नीचे कोई ऐसी खौफनाक हकीकत छिपी हुई है जो किसी की भी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दे? पुरानी कहानियों में जो किस्से कहानियां हैं, उनमें कहा जाता है कि रात रानी की महक उन जगहों पर सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा नशीली होती है जहां कभी कोई बहुत दर्दनाक हादसा हुआ हो। मतलब जहां किसी की चीखें निकलीं और दीवारों में ही दफन होकर रह गईं। ऐसा लगता है मानो ये फूल उस सारे दर्द को, उस दुख को पीकर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो लोगों से, अलीज और ऋत्विक। आज है अलीज का जन्मदिन और ऋत्विक ने उसके लिए एक बहुत ही खास सरप्राइज प्लान किया है। एक ऐसा सरप्राइज जो इस यादगार दिन को एक ऐसे बुरे सपने में बदल देगा जो शायद कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ऋत्विक क्या करता है, वो अलीज को शहर से दूर एक बिल्कुल सुनसान बगीचे में ले जाता है। और ये बगीचा भरा हुआ है अलीज के पसंदीदा फूल रात रानी से। अब अलीज तो ये देखकर खुशी से मानो पागल ही हो जाती है, और इसी खुशी में वो एक जंग लगे हुए बोर्ड को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। उस पर साफ साफ लिखा था, रात रानी बाग, अंदर आना सख्त मना है। पर नहीं, वो न सिर्फ अंदर जाती है बल्कि एक फूल भी तोड़ लेती है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने एक श्राप को खुद दावत दे दी है। और बस तभी अचानक एक बूढ़ा चौकीदार कहीं से आता है और कांपती हुई आवाज में चिल्लाता है, अरे भाग जाओ यहां से, भाग जाओ, वरना अगला जन्मदिन देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगी। वो तुम्हें ले जाएगी। लेकिन अलीज और ऋत्विक वो तो उसकी बातों पर हंस देते हैं। उन्हें लगा कि ये बस एक बूढ़े आदमी का वहम है और कुछ नहीं। पर यह वहम नहीं था। इससे पहले कि वो चौकीदार बेचारा कुछ और बोल पाता, हवा में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजती है और उसके गाल पर 5 उंगलियों का एक लाल निशान छप जाता है। पर थप्पड़ मारा किसने? वहां तो कोई था ही नहीं। उस अनदेखी ताकत ने अपनी मौजूदगी का पहला और सबसे डरावना सबूत दे दिया था। अब उस बूढ़े चौकीदार की आंखों में वहम नहीं था, अब सिर्फ और सिर्फ खौफ था। वो पागलों की तरह चीखता है, वो आ गई है, बच्चों भागो, अपनी जान बचानी है तो भागो यहां से। और उसकी आवाज की जो दहशत थी ना, वो साफ साफ बता रही थी कि मजाक अब खत्म हो चुका है। और फिर तो जैसे भागने के सारे रास्ते एक एक करके बंद होने लगते हैं। सबसे पहले ऋत्विक की बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। फिर वो देखता है कि पेट्रोल की जो टंकी अभी अभी फुल थी, वो अब बिल्कुल खाली है और उसमें एक बड़ा सा छेद है। इतना ही नहीं, जमीन पर जो पेट्रोल गिरा था उसमें अचानक आग लग जाती है। और ठीक उसी पल पूरे बगीचे में किसी की बहुत ही डरावनी, अमानवीय हंसी गूंजने लगती है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। अचानक रात रानी की घनी झाड़ियों के बीच से एक काला, बहुत ही गाढ़ा धुआं उठता है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो धुआं अलीज को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेता है। अंधेरे में सिर्फ अलीज की चीखें गूंज रही थीं, और फिर वो चीखें भी धीरे धीरे उस धुएं में ही कहीं गुम हो गईं। और फिर सब शांत, एकदम खामोशी। जब धुआं छटा तो अलीज वहां नहीं थी, वो जा चुकी थी। उसकी जगह पर सिर्फ रात रानी का वो फूल पड़ा था जो उसने तोड़ा था, और वो फूल अब मुरझाकर बिल्कुल काला पड़ चुका था। ऋत्विक बेचारा अकेला खड़ा था और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, अलीज कहाँ गई? अब डरे सहमे बेबस ऋत्विक के पास वही बूढ़ा चौकीदार आता है और उसे उस बाग का वो राज बताता है जो पिछले 500 सालों से अंधेरे में दफन था। ये एक ऐसी कहानी थी जिसकी शुरुआत खूबसूरती और खून के एक बहुत ही नापाक सौदे से हुई थी।
तो बात है आज से 500 साल पहले की। एक बहुत ही खूबसूरत रानी थी, मृणालिनी। उसे डर था अपनी खूबसूरती खोने का, बूढ़े होने का। तभी उसकी जिंदगी में आता है एक तांत्रिक, भद्रकाल। वो उसे हमेशा जवान रहने का एक रास्ता बताता है, काले जादू से। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। कीमत थी हर अमावस्या की रात एक जवान लड़की की बलि। उस बेगुनाह लड़की के खून से एक मायावी रात रानी के पौधे को सींचा जाता था, जिससे रानी की खूबसूरती हमेशा के लिए बनी रहती। और फिर चौकीदार एक बहुत ही डरावनी बात कहता है। वो कहता है, अलीज को अगवा नहीं किया गया, उसे इस बार की साधना के लिए चुना गया है। ये जो शैतानी अनुष्ठान था ना, इसका एक नाम था रक्त मंजरी साधना। सोचिए, एक ऐसा काला जादू जिसमें एक पौधा इंसानी खून पीकर अपनी रानी को हमेशा जवान रहने का वरदान देता था। कितना खौफनाक है ये। चौकीदार ये सब बता ही रहा होता है कि तभी ठीक उसी जगह पर जहां से अलीज गायब हुई थी, जमीन में एक दरार पड़ती है। और उस दरार में से एक गुप्त सीढ़ी नीचे गहरे अंधेरे में जाती हुई दिखाई देती है। ऋत्विक एक पल के लिए भी नहीं सोचता। वो बस उस अंधेरे में कूद जाता है, ये जानते हुए भी कि शायद ये अंधेरा उसे हमेशा के लिए निगल जाए। वो सीढ़ियां एक तहखाने में जाके खत्म होती हैं, और उस तहखाने में हवा में रात रानी की इतनी तेज महक थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ दीवारों पर हजारों रात रानी के फूल खिले हुए थे, और ठीक बीच में एक पत्थर की वेदी पर अलीज बेहोश पड़ी थी। फूलों की बेलों ने उसे मजबूती से जकड़ रखा था, और उसके ठीक ऊपर तांत्रिक भद्रकाल का एक भूतिया साया अजीब से मंत्र पढ़ रहा था। तभी भद्रकाल की वो डरावनी आवाज पूरे तहखाने में गूंजती है। वो कहता है, पूरे 500 साल लगे मुझे एक ऐसी पवित्र आत्मा ढूंढने में। आज अलीज का लहू रानी मृणालिनी की सदियों की प्यास बुझाएगा, और ये साधना हमेशा हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी। और फिर वो साधना शुरू होती है। अलीज के गले के पास रात रानी की एक कली धीरे धीरे खिलने लगती है, और खिलते खिलते उसका रंग सफ़ेद से खून जैसा लाल हो जाता है। और जैसे जैसे वो फूल खिल रहा था, वैसे वैसे अलीज की त्वचा पीली सफ़ेद बिल्कुल बेजान पड़ती जा रही थी। ऋत्विक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कोई अनदेखी ताकत उसे हवा में उठाकर दीवार पे दे मारती है। अब बहुत देर हो चुकी थी। अलीज का शरीर अब सिर्फ एक खाली बर्तन था, और उस पर रानी मृणालिनी की आत्मा कब्जा कर चुकी थी। तो बस साधना पूरी हो गई। रानी को एक नया जिस्म मिल चुका था। उसके सामने एक नया शिकार खड़ा था, और वो 500 साल पुराना श्राप एक बार फिर जाग उठा था। ऋत्विक की आंखों के सामने अलीज धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, पर वो आंखें, वो अब इंसानी आंखें नहीं थीं। आंखों के अंदर की जो काली पुतलियां होती हैं, वो अब रात रानी के फूलों की तरह एकदम बर्फीली सफेद हो चुकी थीं। जो लड़की उसके सामने खड़ी थी, वो उसकी अलीज नहीं थी, कोई और था। वो या कहें कि रानी मृणालिनी एक बहुत ही सर्द मुस्कान के साथ ऋत्विक की तरफ बढ़ती है और उसके कान में धीरे से फुसफुसाती है, शुक्रिया ऋत्विक, मेरा अगला शिकार खुद मेरे पास लाने के लिए। ये आवाज अलीजा की नहीं थी, ये रानी मृणालिनी की आवाज थी। और कहते हैं कि आज भी उस शापित बाग के आसपास रात के अंधेरे में एक साया भटकता है, जिसके हाथ में हमेशा रात रानी का एक सूखा हुआ, मुरझाया हुआ फूल रहता है। लोग कहते हैं वो ऋत्विक है, जो आज भी अपनी अलीज के लौटने का इंतजार कर रहा है। एक ऐसा इंतजार जो शायद कभी खत्म नहीं होगा।